हेलो एवरीवन, जमा काली 15 टेक्निक्स ऑफ नवांशा में आज ये एपिसोड 8 है और इस एपिसोड 8 का टॉपिक है आत्मकारक ग्रह। आत्मकारक आपकी D9 में कहाँ बैठा हुआ है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो आत्मकारक ग्रह है वो सोल सिग्निफिकेटर है। वो आपके सोल की डीपेस्ट डिजायर को बताता है, आपके लेसन्स को बताता है, आपकी पर्सनल डेस्टिनी को डिफाइन करता है। तो ये जानने के लिए हम कुछ चीजें पहले से कुछ उसका ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ, वो जानेंगे। वो हर जगह अप्लाई होगा, चाहे फिर वो किसी भी भाव में बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो। तो पहला तो ये है कि आप लोग अपना चार्ट खोल के देख लीजिए। जिसको नहीं पता आत्मकारक ग्रह कौन होता है, तो आत्मकारक ग्रह वो ग्रह होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है। तो आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए क्या हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आपकी कुंडली में कौन सा बनता है। अब जब आपको हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट मिल गया तो सेकेंड स्टेप आप देखेंगे क्या ये जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है ये उच्च का है या नीच का है। ये दूसरा इसका एक क्राइटेरिया हो गया देखने का। तीसरा आप ये देखेंगे कि क्या ये रेट्रोग्रेड है, मतलब वक्रीय है। ये तीन चीजें आप चेक करेंगे। अब एक सिंपल सा एक सूत्र भी तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ एक अंडरस्टैंडिंग है सिंपल सी, कि हमेशा कोई भी जो ग्रह है वो किसी अच्छे भाव में बैठा है तो हम ये मानते हैं कि वो अच्छे रिजल्ट देगा। किसी ऐसे भाव में बैठा हो जहां आपको वो बैठ करके चैलेंजेस दे रहा हो तो डेफिनेटली वो चैलेंजेस आपको वहां से देता है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमारा आत्मकारक ग्रह कौन सा है, वो किस भाव में बैठा हुआ है। अगर वो उच्च का है तब तो वो बहुत अच्छी बात है। और वो D9 में किस पोजीशन पर है, हो सकता है D9 में भी वो उच्च का हो, या D9 में वो, या फिर वो वर्गोत्तम हो, स्वराशि का हो, या वो डेबिलिटेशन साइन में हो, नीच की राशि में हो। अगर वो नीच की राशि में है तो ये बात भी बहुत क्लियर है कि वो प्लैनेट आपको चैलेंजेस देगा। चैलेंजेस किस एरिया में देगा, जैसे मैंने बताया कि आत्मकारक ग्रह जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, वो आपकी सोल का सिग्निफिकेटर है। आपकी आत्मा की जो भी ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करने में वो चैलेंजेस लाएगा। पर्सनल लेसन सिखाता है, ये बताता है हमारे जो पर्सनल लेसन है जो हम पिछले जन्म से सीख के आए हैं वो भी सिग्निफाई करता है ये आत्मकारक ग्रह। तो वो जो हम लेसन सीख के आए हैं कहीं ना कहीं हमको बिटरनेस को, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। इवन ये हमको हमारी पर्सनल डेस्टिनी को बताता है। तो जब हमारी पर्सनल जो डेस्टिनी है दैट इज ऑल्सो फुल ऑफ चैलेंजेस एट टाइम्स। अगर ये नीच का है, बट इसमें भी स्थितियां देखी जाएंगी कि नीच का है, हो सकता है नीच का तो है लेकिन किसी अच्छे भाव में बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, या फिर इसका नीच भंग हो रहा है, वो सब हमको देखना पड़ता है। लेकिन एक जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि नीच का है तो वो आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट करेगा। वहीं अगर जो हमने एक तीसरा क्राइटेरिया देखा था कि रेट्रो है अगर ये ग्रह, तो रेट्रो ग्रह ग्रह क्या करेगा आपकी जिंदगी में। रेट्रो मतलब बहुत तीव्र है, वो उसकी इच्छा बहुत तीव्र है अपने फल देने के लिए। बहुत इंटेंसिटी के साथ वो अपने रिजल्ट्स देता है। तो जब आपका आत्मकारक ग्रह रेट्रो है, वक्रीय है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत इंटेंस रिजल्ट देगा। अब चाहे वो इंटेंस रिजल्ट्स उसके फुल ऑफ चैलेंजेस हों या फुल ऑफ ब्लेसिंग्स हो, इट डिपेंड्स अगेन ऑन द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट कि उसकी प्लैनेट की पोजीशन क्या है, वो किस भाव में बैठा हुआ है। अब उसकी पोजीशन आप कैसे डिफाइन करोगे। एक चीज तो है जो डेबिलिटेशन साइन में है या नीच का है, मतलब तो वो चैलेंजेस तो लेके आएगा, वो बहुत सीधी सी बात है। रेट्रो है तो जरूरी नहीं है कि हर रेट्रो ग्रह अपनी मतलब आपको चैलेंजेस ही फेस कराए, ऐसा जरूरी नहीं है। बट ये जरूर है कि एक तो जो आप उसका टाइम डिफाइन करते हो कि इस टाइम पे इवेंट होना चाहिए, तो उससे पहले भी दे सकता है, उसके बाद भी दे सकता है, क्योंकि वो रेट्रो है। आप अगर कैलकुलेट सही से नहीं कर पाए हो तो वो आपको वहां पर थोड़ा सा एक चैलेंज आएगा। दूसरा क्या है कि इंटेंसिटी उसकी बहुत हाई होगी, बहुत बहुत ज्यादा पर्सनली वो इंसान बहुत रेस्टलेस फील कर सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में मतलब जिस डोमेन में वो पर्टिकुलर जिस डोमेन को वो पर्टिकुलर भाव
गवर्न करता है, वो ग्रह गवर्न करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब देखो इस वाले वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगी कि हर ग्रह का क्या रोल है, वो बेसिक से एक इन्फॉर्मेशन है जो सबको पता होनी चाहिए। अदरवाइज आप दूसरे वीडियोस भी जाकर के देखो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि शनि किस चीज का कारक है, वीनस किस चीज का कारक है, सूर्य किस चीज का, चंद्र किस चीज का, तो आपको पता है ऑलरेडी, मंगल किस चीज का कारक है। तो वो कारक किस चीज का है वो सिग्निफिकेशंस में बताने नहीं चाह रही हूँ, मेरा ऑलरेडी वीडियो है इस पर, आप वो देख सकते हो। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि पहले तो आपको ये समझना है कि जो ग्रह है वो किस किस चीज को गवर्न करता है, और जिस भाव में जाकर के वो बैठेगा वो भाव भी आपकी लाइफ के किस एरिया को गवर्न करता है। तो ये छोटी सी जो एक मैंने जो एक ओवरव्यू दिया है, ये अपने दिमाग में रखोगे ना, उसके बाद आप अपना चार्ट देखोगे, D9 में कनेक्ट करोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। जैसे इसका एक सूत्र और है, वो सूत्र है जिसको आप लोग राइट डाउन कर सकते हो, नोटबुक पर लिख लो अपना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब जैसे हम किसी भी अब जैसे किसी का ग्रह है जो आत्मकारक ग्रह है, जो कोई भी हो सकता है आत्मकारक ग्रह, वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है D9 के। अब हम बात करेंगे D9 के। तो एक जो सूत्र है मैं बता रही हूँ, उस सूत्र को लिख लो, और वो सूत्र क्या है कि आपको ये देखना है कि जैसे फर्स्ट हाउस में अगर आपका आत्मकारक ग्रह बैठा हुआ है, तो फर्स्ट हाउस में बैठने की वजह से जो उसकी जो वो दे रहा है ना आपको, वो ये दे रहा है कि अच्छे कुल में, अच्छे खानदान में जन्म होना, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होना, आपकी हेल्थ अच्छी होना, आपकी विशेष फुलफिल होना। फर्स्ट हाउस है आपके लग्न को, आपके D9 के लग्न को वो हाईलाइट कर रहा है। मतलब आप अपने खुद के ऊपर काम करो, आपकी खुद की पर्सनैलिटी इतनी इंप्रेसिव है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप जहाँ जाते हो आपको नेम फेम हर एक चीज मिल जाती है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये प्लैनेट अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। अगर वही नीच का होता है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जब रेट्रो होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको बहुत रिकॉग्निशन की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई लोग मुझे एक्नॉलेज करें, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, वो आपके चैलेंज एरिया बन जाएंगे। अब जो मैंने सूत्र बताया वो क्या है कि जो D9 में फर्स्ट हाउस की आपकी राशि है, जहां आपका आत्मकारक बैठा है, आप जाओ अपने D1 में और ये देखो कि D1 में वो राशि आपके किस हाउस में पड़ रही है। जिस हाउस में भी पड़ रही है आपको उस हाउस को यूज करना पड़ेगा जस्ट टू कंप्लीट वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट इन योर लाइफ। अगर जैसे आपको स्टेटस चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको रिकॉग्निशन चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, एक अपना वर्चस्व स्थापित करना है, तो आपको किसके थ्रू मिलेगा, आप ऐसा क्या करो। क्योंकि क्वेश्चन होता है ना कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमको ये हम पालें। आपकी जो सोल की डिजायर है, जो डीपेस्ट डिजायर है, आपके लाइफ के जो लेसन्स हैं, आप जो एक पर्सनली जो आपकी एक डेस्टिनी है, वो डिफाइन कौन करेगा। आत्मकारक जिस राशि में बैठा हुआ है D1 में, वो राशि किस भाव में पड़ रही है। अगर सपोज वो ही राशि आपके 10th हाउस में पड़ रही है, किसी का D9 में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, 3 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज वो यहाँ पर पढ़ रहा है किसी एक स्पेसिफिक हाउस में, फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस में, कोई भी नंबर है, कोई भी राशि है जो D9 के फर्स्ट हाउस में है, जहां पर आत्मकारक बैठा है, वो जाकर के देखो आपके किस भाव में पड़ी है। अगर आपके जैसे 10th हाउस में, मैंने बोला एग्जाम्पल के, फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस में है, तो आपको क्या करना है, आपको कर्म, आप जब तक खुद से कर्म नहीं करोगे तब तक आप वो सारी चीजों को अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए इस जन्म में आपका कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जहाँ आपको अपने बॉस की रिस्पेक्ट करना है, उसके बारे में गलत नहीं बोलना है। अब इट डिपेंड्स कि कौन सा प्लैनेट बैठा है, जिस तरीके का प्लैनेट बैठा होगा उस तरीके के वो रिजल्ट्स आपको देगा। जैसे किसी का शनि बैठ गया है, किसी का शनि आपको पता है कर्म कारक प्लैनेट है, आपके प्रोफेशन को, आपके करियर को, आपके ग्रीड्स को, ऑब्स्टेकल्स को, स्लोनेस को दिखाते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये हर चीज को, हर ऑब्स्टेकल को आप ओवरकम कैसे कर पाओगे, अपने खुद के कर्मा से। ठीक उसी तरीके से अगर सोचो फर्स्ट हाउस में किसी का आत्मकारक ग्रह बैठा हुआ है और वो 9th हाउस में उसकी जो राशि है आपके D1 के 9th हाउस में पड़ती है, तो फिर आप कैसे उस चीज को अचीव कर पाओगे। अपने गुरुओं के सानिध्य में रह करके, अपने फादर के ब्लेसिंग से, अपने फादर के गाइडेंस से, गुरुज के गाइडेंस से, किसी रिलीजियस वे में, या पूजा पाठ करना, या फिर मंदिर में जाना, एक किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को अपना करके, या फिर फॉरेन लैंड में जाकर के अपनी स्टडीज करना। इट डिपेंड्स अगेन वो कौन सा प्लैनेट है
जो आपका आत्मकारक ग्रह बना हुआ है, तो उस प्लैनेट के भी सिग्निफिकेशंस होते हैं, हर ग्रह के कुछ ना कुछ सिग्निफिकेशंस होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपने 9th हाउस को यूटिलाइज करना है। मतलब क्या है कि जो 9th हाउस है वही आपको हेल्प करेगा उस चीज को अचीव करने में। तो एक सिंपल सा सूत्र सबको समझ में आ गया होगा कि D9 में जिस भाव में भी कोई आप मतलब कोई भी प्लैनेट मतलब जो भी आपका आत्मकारक ग्रह है D9 के, वो जिस भाव में भी बैठेगा, फर्स्ट हाउस में, सेकंड में, थर्ड में, 12th तक किसी भी भाव में बैठा है, उस भाव में जो भी नंबर लिखा है, मतलब जो राशि है वो आपके D1 में किस भाव में पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो डिजायर्स है वो आपकी फुलफिल D1 के उस हाउस को जाकर के देखो, उस तरीके के ही काम करने से वहां से ही फुलफिल होंगे। अब जैसे किसी का सपोज सेकंड हाउस में आत्मकारक ग्रह बैठा है D9 के, तो वहां पर क्या होगा, उस इंसान की कोर डिजायर क्या होगी, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, एक्यूमुलेशन करना है, उसकी स्पीच बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोग उसको सुनना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी। बट हाउ वुड दिस पर्सन विल एक्वायर मनी, वो कैसे एक्वायर करेगा, हु इज गोइंग टू शो हिम अ वे, उसको रास्ता कौन दिखाएगा, आपकी जो डीपेस्ट डिजायर होगी कि आपको आपके खानदान में, आपके परिवार में जिसमें जन्म हुआ है उसमें आपको एक्नॉलेज किया जाए, रिकॉग्निशन मिले, लोग आपको अपनाएं, अच्छे से आपसे बात करें, आप अपने परिवार के साथ रहो, आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा करो, आपके पास ज्वेलरी होनी चाहिए, बहुत एक्यूमुलेशन का क्योंकि भाव है ना सेकंड भाव। तो अब उसकी जो राशि है उसको देखो, और ये देखो कि फिर ये D1 में किधर किस हाउस में पड़ रही है। सपोज अगर ये आपके 8th हाउस में पड़ रही है, सपोज सेकंड हाउस का जो राशि है आपके आत्मकारक के 8th हाउस में पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, आप किसी रिसर्च को करके, आप थर्ड पार्टी का कुछ काम करके, टैक्सेशन वगैरह ये सारे इस टाइप के फील्ड में जाकर के, ऑफर सर्विसेज में जाकर के, इस तरीके से आप पैसा अर्न करोगे। 8th हाउस आपकी ससुराल का भी भाव है, तो ससुराल वालों की हेल्प लेकर के करोगे, अपने स्पाउस के फैमिली की हेल्प से आप वो एक्यूमुलेशन करोगे, या 8th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती हैं, 8th हाउस में जो जो 8th हाउस के कारक हैं वो सारी चीजें ही आपको हेल्प करेंगी। कोई एक ऐसी गूढ़ कोई बात पता हो आपको, या आप अपने फील्ड में कोई बहुत मास्टरी कर लो रिसर्च करके, तब आपको वो कुछ ऐसी रिकॉग्निशन मिले अपने मतलब अपने फैमिली में, या फिर आपके पास पैसा इतना इकट्ठा हो, तो आप मतलब एक बेसिकली मेरा आज हाउसेस के सिग्निफिकेशंस बताने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देके समझा रही हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हाउ वुड यू कनेक्ट कि आपका जो आत्मकारक है और जो आपकी सोल की डीपेस्ट डिजायर है, जो आपकी लाइफ के पर्सनल लेसन हो सकते हैं, आपकी पर्सनल डेस्टिनी हो सकती है, उसको आप ब्यूटिफाई करने के लिए किस भाव की हेल्प लोगे। अब जैसे किसी का थर्ड हाउस में, अब उस इंसान को क्या लगेगा, मेरी बात सुनी जाए, घूमना फिरना, अपने सिबलिंग्स के साथ उसका एक मतलब एक कनेक्शन होना। थर्ड हाउस आपके डॉक्यूमेंटेशन का भी भाव है, जिस जिस चीज को थर्ड हाउस डोनेट कर मतलब डिनोट करता है, आप उन सारी चीजों को देखो, वो आपके हाथ भी है, वो पराक्रम है, ये इंसान अपने आप से अपने बलबूते पे बनने की कोशिश करेगा कि मुझे जो भी करना है, उसकी डिजायर ही ये होगी कि मैं अपने बलबूते पे करूँ, मुझे अपने पेरेंट्स का नहीं चाहिए, मुझे इससे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे उससे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाना है, दुनिया को दिखाना है। अब वो अपने बलबूते पे क्या करे, जब ये क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से करे। सोचो अगर वो 5th हाउस में उसकी राशि पड़ रही है, जो थर्ड हाउस में आपका आत्मकारक बैठा है, उसकी राशि अगर आपके 5th हाउस में पड़ रही है D1 के, इसका मतलब क्या है, ज्ञान लेके, अध्ययन करके, है ना, नॉलेज एक्वायर करके वो सब कुछ कर सकता है, प्रेम से, क्योंकि वो 5th हाउस प्यार का भी है ना, अफेयर वगैरह भी हम वहीं से देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अफेयर, जो प्यार होता है उससे, हर किसी से प्यार से बात करके, अपने सिबलिंग्स के साथ, जो यंगर सिबलिंग है उसके साथ प्यार से रह करके, तो आप उस तरीके से एक्वायर कर सकते हो, फ्यूचर प्लानिंग करके। 5th हाउस फ्यूचर प्लानिंग का भी है, एंटरटेन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो सारा जो 5th हाउस है, और वो आपकी ग्रेजुएशन वाली स्टडीज जो होती हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो अपनी ग्रेजुएशन का जो आप जब भी करो, तो आप बहुत फोकस होकर के करो, तो
ये सारी चीजें बताता है कि वही जो भाव है आपके संतान का भी भाव है, वो मंत्र चैंट का भी भाव है। तो इसका मतलब क्या है कि फिफ्थ हाउस विल हेल्प यू टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट इन टू योर लाइफ। इन द सेम वे अगर किसी का आत्मकारक ग्रह फोर्थ हाउस में बैठा है, तो फोर्थ हाउस में बैठा ग्रह आपको बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस इंसान को अपनी लाइफ में अपनी माँ से प्यार, उसको घर बनाना है बड़ा, घर की डिजायर है, गाड़ी की डिजायर है, क्योंकि फोर्थ हाउस यही रिप्रेजेंट करता है ना, आपकी लैंड को रिप्रेजेंट करता है, आपके मानसिक सुख को रिप्रेजेंट करता है। जो सुख भाव है बेसिकली वो है आत्मकारक, वहां जाकर के बैठा है। अब आपके आत्मकारक प्लैनेट की डीपेस्ट डिजायर ही वही है। लेकिन अगर वही आत्मकारक ग्रह मतलब जिस भाव में, फोर्थ भाव में तो बैठा हुआ है, लेकिन उसकी राशि आपके D1 में सपोज 12th हाउस में पड़ गई है, तब आप कैसे उसको फ्रूटिफाई करोगे? कैसे होगा? एकांत में रह के, लोगों को माफ करके, लेट गो करके, छोड़ दो, जाने दो, इग्नोर करके, है ना, डोनेशंस करके, दूसरों की हेल्प करके, दूसरों के लिए अच्छा सोच के, जब इस तरीके की चीजें आप करोगे, तब आपको जो आपकी डिजायर है वो फुलफिल होगी। आप लोगों के लिए जब करोगे, क्योंकि 12th हाउस देने का भाव है, जब तक आप दोगे नहीं, आप चीजों को पकड़ के रखोगे, तब तक आप नहीं कर पाओगे। और एक चीज है, जब हमको हमारी लाइफ में ना बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं ना चैलेंजेस को हम जब फेस कर रहे होते हैं, तो ये जो टेक्निक है ना ये बहुत काम आती है। तब आप सबसे ज्यादा जाकर के देखो, क्योंकि हर हर सोल की एक डिजायर है, हर सोल को कुछ ना कुछ पाना है। अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो उसको पाना है वो मिलेगा कहाँ। अब जैसे किसी का ना फिफ्थ हाउस में आत्मकारक ग्रह बैठा है, और ये मेरा है एग्जाम्पल, मैं आत्मकारक है सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस इन द D9, और वो राशि मेरी इसकी फिफ्थ हाउस की पड़ती है फर्स्ट हाउस में। जब तक मैं दूसरों के लिए सोचती रही कि वो क्या कहेगा, ये क्या बोलेगा, मतलब इसको भी खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है, तब तक मैं परेशान ही रही। बिकॉज जब आपकी जो डीपेस्ट डिजायर है, वो आपकी डीपेस्ट डिजायर है क्या? आपको फिफ्थ हाउस से रिलेटेड है, पढ़ना है, आपके बच्चे हैं वो सेटल हो जाएं, बहुत सारी चीजें आपको नॉलेज एक्वायर करनी है, वो आपकी सोल की डीपेस्ट डिजायर है। और ये आपकी फुलफिल कैसे होगी? वो फुलफिल तब होगी क्योंकि फिफ्थ हाउस का जो, जहाँ पर आपका आत्मकारक बैठा है, वो जो राशि है वो आपके पड़ रही है फर्स्ट हाउस में। इसका मतलब क्या है? आप जब तक खुद अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। आपको वो रेस्टलेसनेस रहेगी, आप चाहे जितना मर्जी पढ़ाई कर लो, जितना मर्जी मर्जी आप नॉलेज एक्वायर कर लो, आप कितना भी कर लो, आप नहीं, वो जो सुख, जो शांति है, क्योंकि सोल की डीपेस्ट डिजायर है ना वो सारी चीजें, और जब तक आपकी वो डिजायर फुलफिल नहीं हो जाएगी, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, आप रेस्टलेस रहोगे। और शांति आपको तभी मिलेगी जब उसकी जो राशि D1 में जिस भाव में पड़ रही है, उस भाव के ऊपर काम करोगे, उसके थ्रू ही होकर के आएगी। जब आप अपने ऊपर काम करने लगोगे, आपको, आप अपने आप को समझने लगोगे, खुद को समझने लगोगे कि मेरी सोल क्या चाहती है, मैं क्या चाहती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एम आई। जब आपको ये समझ में आने लगेगा, फिर आप जब दूसरों को प्लीज करना बंद कर दोगे, आप दूसरों के बारे में ना सोच करके सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के बारे में सोचोगे कि मैं जो कर्म कर रही हूँ, सामने वाले को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अभी वो उसकी प्रॉब्लम है, मुझे सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस करना है और अपने अपने पर्सनैलिटी पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। तो उस दिन जो फिफ्थ हाउस से आपको, जो आपकी सोल की डीपेस्ट डिजायर है, जो आत्मा कारक है, उसकी संतुष्टि हो जाएगी। क्योंकि आत्मा कारक प्लेनेट आया ही इसीलिए है आपके D1 में, वो वही बताता है कि इस भाव पर आपको काम करना, इसके थ्रू ही आपको संतुष्टि मिलेगी। अब किसी का सिक्स हाउस में बैठा हुआ है सपोज, अब सिक्स हाउस में बैठा हुआ बहुत कॉम्पिटिटिव है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, लेकिन लोगों से भी मतलब लड़ाई होती है तो दिमाग खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, नहीं लड़ सकते हैं दूसरों से, तो उनके साथ कैसा हो जाता है कि उनको, उनके लिए ना लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। स्पेशली अगर डेप्यूटेशन साइन में, अगर बहुत अच्छी पोजीशन पर है, तब तो आप अच्छे वकील भी बन सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन कि प्लैनेट वो कौन सा है। तो आप बहुत अच्छा अपने जो भी आपका जिस एरिया में भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उस एरिया में आप बहुत एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर सोचो सोचो इसकी जो राशि है आपके D1 में फोर्थ हाउस में पड़ रही है, आपको सबसे ज्यादा हेल्प कौन करेगा? आपका घर, आपका, आपके घर का जो सुकून है, आपकी जो माँ है, आपको वही सुकून देंगी। आप जब तक अपने माइंड को पीस में नहीं रखोगे, अपनी मदर का प्यार नहीं मिलेगा आपको, आपके घर में सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी आपको, वहां जब तक पीस नहीं मिल रहा है, आप अपने सिक्स हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो
ये आपके प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस में हो सकता है कि जिसका आत्मकारक प्लैनेट बैठा है उसको उसकी जो डीपेस्ट डिजायर हो, एक स्पेसिफिक कहते हैं ना बिजनेस कुछ एस्टेब्लिश करने के लिए हो, कि मुझे ऐसा बिजनेस करना है, लोगों की नजरों में मैं ऐसा दिखना चाहिए, मेरी ये इमेज होनी चाहिए, मेरा स्पाउस ऐसा होना चाहिए, स्पेसिफिक चॉइसेस होंगी उस इंसान की। बट अब वो सारी चीजें जो सेवेंथ हाउस की है वो कहाँ से फुलफिल होंगी। अगर उसका सोचो थर्ड हाउस में बैठा है, तो वो थर्ड हाउस से रिलेटेड जब तक हेल्प नहीं लेगा, उसको ग्रूम नहीं करेगा अपने थर्ड हाउस को, तब तक ये इंसान सेवेंथ हाउस की चीजों में एक्सेल नहीं कर पाएगा। सपोज किसी को जैसे बिजनेस करना है, सेवेंथ हाउस बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है थर्ड हाउस में, तो उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात करनी है, उसको अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी है, उसको लोगों से मिलना है, जुड़ना है। जब तक वो घूमेगा नहीं, जाएगा नहीं, लोगों से नहीं मिलेगा, तब तक वो इंसान ये सारी चीजें नहीं कर पाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आत्मकारक ग्रह है उसका फुलफिलमेंट आपके जीवन के किस भाव से होगा। ठीक ठीक इसी तरीके से एट्थ हाउस में किसी का आत्मकारक ग्रह बैठा है, एट्थ हाउस में देखो अगर ये डेबिलिटेशन साइन में है, तब तो बहुत ज्यादा फुल ऑफ चैलेंज आप समझ लो कि आपको अपनी सोल की डिजायर कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस का वो फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी ये आपके ना इसमें नहीं है, मतलब नीच की राशि में नहीं है, नॉर्मल भी है, तो भी चैलेंजेस तो देगा, क्योंकि अष्टम भाव ना सडननेस का है, अचानक से होने वाली चीजों का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है लाइफ के, ऐसे फेज दिखा रहा है। तो आपकी सोल को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरना पड़ेगा, चीजें अचानक से आपकी लाइफ में जब होंगी तो वो थोड़ा सा चैलेंजेस तो देंगी। बट अब आप ये देखो कि ये जो चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, या जो आप अपने आत्मकारक की जो एनर्जी है या अपने लाइफ पर्पस है उसको केटर करने के लिए सोचो किसी के नाइन्थ हाउस में या फिफ्थ हाउस में है कहीं, तो पढ़ लिख करके है ना, कुछ गुप्त साधना करके, किसी मंत्र को चैंट करके, है ना, बच्चों के थ्रू, किसी कंसल्टेशन के काम के थ्रू आप अपने इस डिजायर को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव कनेक्ट है आपके फिफ्थ हाउस से। तो फिफ्थ हाउस विल बिकम अ रीजन टू फ्रूटिफाई योर एट हाउस की एनर्जी जो आपके D9 में है आत्मकारक की। तो हो सकता है, देखो हमेशा एट हाउस चैलेंजेस नो डाउट आएंगे, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि चैलेंजेस नहीं आएंगे। जिसका आत्मकारक एट हाउस में बैठा है वो बताया उसे, मतलब लाइफ में चैलेंजेस तो हर इंसान के ही है, लेकिन जिसका अष्टम में है उसको कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ जाता है। तो अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस भाव से आप कनेक्ट हो कि उसकी जो एनर्जी है उसको सप्रेस कर सको। हर भाव का एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है। अब वही कोई इंसान अंडर टेबल ले रहा है, मतलब ब्राइब ले रहा है, गलत तरीके से पैसे कमा रहा है, तो ये और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, उसके उससे जो आने वाले चैलेंजेस हैं वो और भी ज्यादा इंटेंस होंगे। तो हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हमारा आत्मकारक ग्रह जहाँ पर भी बैठा हुआ है, जो हमारी सोल की डीपेस्ट डिजायर को बता रहा है, उस डिजायर को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए हम कभी भी गलत चीज का सहारा नहीं ले रहे। कभी भी अगर आप गलत चीज का आप सहारा लोगे ना, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक इसी तरीके से अगर नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंसान उनकी जो डिजायर है, मतलब अपने गुरुओं की तरफ, अपने पिताओं का वैसे भी बहुत आशीर्वाद है। नाइन्थ हाउस इज द भाग्य स्थान ऑफ एनी पर्सन। तो किसी का आत्मकारक उसके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो उसका भाग्य का उदय किधर से होगा, उसका भाग्य का उदय सोचो इलेवेंथ हाउस में वो राशि पड़ रही है आपके D1 में। तो आपके बड़े भाई की वजह से, आपके जो बड़े बहन भाई हैं उनकी वजह से, आपके दोस्तों की वजह से, आपके सोशल नेटवर्किंग की वजह से, और भगवान शिव की आराधना करना बहुत मैंडेटरी है अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हो। क्योंकि मतलब इलेवेंथ हाउस है ना आपकी, वैसे भी आपकी डिजायर्स को अकम्प्लिश करने का भाव है। तो जब आप इलेवेंथ हाउस को मतलब यूटिलाइज करोगे, आप नेटवर्किंग करोगे, लोगों को भी हेल्प करोगे, मदद करोगे, जितना ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स को, अपने बड़े भाई बहनों को हेल्प करोगे, उनकी इज्जत करोगे, उनका रिस्पेक्ट करोगे, मतलब आएगा वो 11वें भाव से।
बड़ी बड़ी एजेंसीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बिग शॉप्स होते हैं, वो सब 11th हाउस से ही रिप्रेजेंट होते हैं। तो मतलब आपकी जो डिज़ायर है वो बड़ी चीज़ों के थ्रू फुलफिल होगी, छोटी सी चीज़ों से नहीं होगी। अगर आपकी डिज़ायर है कि बाहर जा कर के पढ़ना है, तो आप बड़ी यूनिवर्सिटी को ढूंढो। ऐसा नहीं है कि आप किसी छोटी सी किसी कोने में कोई यूनिवर्सिटी आप वहाँ जाके पढ़ रहे हो, आपको कभी ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यू हैव टू फाइंड अ बिग यूनिवर्सिटी। चाहे आपको आज लग रहा है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, मतलब आपकी वो डिज़ायर 11th हाउस के थ्रू आएगी। चाहे आपको कोई आपका भाई जैसा ही कोई ऐसा फ्रेंड हो जो आपका बड़े भाई की तरह रोल प्ले कर दे और वो आपको हेल्प कर दे, आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर दें, कोई ना कोई आपके सोशल नेटवर्क में ऐसा मिल जाएगा जो जिसकी हेल्प से आप उस चीज़ को मतलब अकम्प्लिश कर पाओगे। ठीक इसी तरीके से अगर किसी का आत्म कारक ग्रह 10वें भाव में बैठा हुआ है और उसकी राशि सपोज पड़ती है 6th हाउस में, तो इसका मतलब क्या है कि सपोज 6th हाउस में पढ़ रही है, तो आप 10th जो भाव है सोशल स्टेटस का भी है ना, आपके कर्म स्थान भी है सोशल स्टेटस का, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना है, मुझे हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, मुझे काम करना है, बड़ा काम करना है, अच्छा काम करना है, उस तरीके के डिजायर्स है। बट वो काम होगा कैसे? 6th हाउस के थ्रू। आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए, आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपके अंदर वो जो षड रिपु है, षड रिपु का भाव है ना 6, वो षड रिपु नहीं होनी चाहिए। बस षड रिपु अगर आपके ऊपर हावी है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे। तो आपको उसको खत्म करना है। जैसे आपने उसको खत्म किया, आपने निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से अगर आपने काम करते तो 100% आपकी जो डिजायर्स है वो अकम्प्लिश होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये इस तरीके से आप अपने चार्ट को देख सकते हो। अभी है 11th और 12th हाउस रहेगा। अगर देखो इसे 11th हाउस में किसी का आत्मकारक ग्रह बैठा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंसान जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता है, इनकम भी ज्यादा चाहिए, बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ना है, बड़े सर्कल में रहना है, बड़े नेटवर्किंग में रहना है। अब वापस से वही बात आ जाती है, हो सकता है बहुत सारे लोग बोलें कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे साथ ऐसा नहीं। तो ये देखो कि आपके आत्मकारक के साथ कोई मैलेफिक प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ है, वो डेबिलिटेशन साइन में तो नहीं है, किस भाव में, मतलब उसकी जो D1 में किस भाव में वो राशि जाकर के बैठी है। तो वो चीजें भी बहुत मैटर करती है। वो सब चीजें जब देखोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आत्मकारक सिर्फ अच्छा अच्छा देता है, वो चैलेंजेस भी क्रिएट करेगा ना, क्योंकि आपकी डीपेस्ट डिजायर फुलफिल या तो हो रही होगी, आप इजीली कर पा रहे होगे, या उसी को फुलफिल करने में आपको चैलेंजेस फेस कर रहे होगे। तो वो कहाँ से चैलेंजेस आएंगे, किस किस भाव को आप अच्छा करके वो चैलेंजेस खत्म कर सकते हो, मैं वो सिखा रही हूँ। तो उस तरीके से आप अपने चार्ट में लगाओ। तो अब सोचो किसी का 11th हाउस का, मैंने बताया है कि अगर सोचो 11th हाउस का जो राशि है किसी के फर्स्ट हाउस में पड़ी है, सेकंड हाउस में पड़ गए, तो उसका मतलब क्या है कि उसको अपने परिवार के लिए करना है, उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए, उसकी बोली अच्छी होनी चाहिए, उसका भाषा अच्छी होनी चाहिए, उसका जो खान पान है वो सात्विक होना चाहिए। सेकंड हाउस से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जितना ज़्यादा आप अपने परिवार का ध्यान रखोगे, जितना ज़्यादा आप अपने जो फैमिली में आपको संस्कार दिए गए हैं, अपब्रिंगिंग हुई है, उन अपब्रिंगिंग के थ्रू आप चलोगे, उन लेसन्स को लेते हुए अपने रास्ते आगे चलोगे, अपने परिवार के लिए करोगे। जो आप जो धन इकट्ठा है आपके पास या जो आप करते हो, वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार पर भी खर्च करना स्टार्ट करोगे, अपने परिवार का भी उससे ध्यान रखना शुरू करोगे, सबके खाने पीने का, क्योंकि वो जो सेकंड हाउस है वो फूड भी रिप्रेजेंट करता है, सबको खाना खिलाना, भोजन कराना। कोई आपके घर आए तो बिना खाना खाए नहीं जाना चाहिए। जब आप सेकंड हाउस को अपनी अपनी जैसे मैंने बताया भाषा पे कंट्रोल, गलत वर्ड्स को यूज नहीं करना है ना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, अब्यूजिव सब्सटेंसेस मतलब इनटेक नहीं करना है, मंत्र चैंटिंग करना है ना। तो वो सारी चीजें जैसे आप अपने सेकंड हाउस को यूटिलाइज करना शुरू करोगे तो आपका 11th हाउस भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस के थ्रू ही आपकी वो जो डिजायर्स है वो कंप्लीट होगी। आपके फैमिली वाले आपको हेल्प करेंगे, आप जिस घर में पैदा हुए हो वो करेंगे, आपकी भाषा ऐसी हो जाएगी, आपकी भाषा शैली आपको हेल्प करेगी कि आप उस चीज को अचीव कर पाओ जो आपका सोल का पर्पस है। अब वही 12th हाउस में, जब 12th हाउस में आत्मकारक आता है तो देखो ये जो है ना,
12th हाउस जो है वो हाउस ही सेल्वेशन का है, वो मोक्ष का है, मुक्ति का भाव है। और इस मुक्ति के भाव के लिए ही ये आत्मा की डिजायर ही वही है। अब ये आत्मा की डिजायर जो है वो किस भाव से पूरी होगी वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए जो भाव है वो आप कहाँ देखोगे, D1 में जाके देखोगे कि आत्मा कारक 12th हाउस में बैठा है, उसकी राशि D1 में कहाँ पड़ रही है। अगर सपोज वो आपके 4th हाउस में सपोज पड़ रही है, तो आपका जो मानसिक सुख है वो बहुत मैटर करेगा। आपकी माँ का प्यार, आपकी माँ आपको उस तरीके के हो सकता है रास्ते दिखाएं आपको, जो एक सर्टेन टाइम के बाद ना आकर के कि इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट कर ली, इतना ज्यादा लैंड एक्यूमुलेट कर लिया, इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया, फिर लास्ट में आपको विरक्ति खुद से हो जाए, तो 4th हाउस विल बिकम अ रीजन टू गेट फुलफिल द रिजल्ट्स ऑफ आत्मकारक। आपके 12th हाउस की 4th हाउस रीजन बनेगा, इट विल बिकम अ रीजन। तो 4th हाउस रीजन कैसे भी बन सकता है, आपकी मदर रीजन बन सकती हैं, आपका आपका जो घर है, जिस घर में आप रह रहे हो, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है ना इंसान ने कि ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, सब कुछ है मेरे पास, हर एक चीज है, बट अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो पर्टिकुलर भाव बन सकता है। 5th हाउस हो सकता है आपके बच्चे रीजन बन जाए, आपकी चैंटिंग रीजन बन जाए, आपकी आपने जो नॉलेज एक्वायर की है वो आपको किसी दिन ऐसे ट्रिगर कर जाए, वो आपको रीजन बन जाए। तो मतलब आपको वो रिजल्ट ब्यूटिफाई कराने के लिए रीजन आपका वो पर्टिकुलर हाउस बनेगा, जो फर्स्ट D1 में आपका वो जो राशि पड़ रही है जिस हाउस में। तो ये था आत्मकारक ग्रह की स्टडी, किस तरीके से हम D9 में आत्मकारक ग्रह को देखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। जय माता दी।